फ्रेंड्स, बेटा हम क्लास 8 में चैप्टर कर रहे थे लिंग, जो कल हमने पढ़ लिया था। आज करते हैं उसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है बेटा, इसमें लिंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। और दूसरा, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो उत्तर होगा आपका कि लिंग है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मोर व घोड़ा, और स्त्रीलिंग में हो गया मोरनी व घोड़ी। तो आप इसके साथ साथ में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा भी लिखेंगे कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। नाक क्या है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो आपको इनके लिंग बताने हैं। नाक क्या है, स्त्रीलिंग कवि, पुल्लिंग हिमालय, पुल्लिंग हाथी, पुल्लिंग युवक, पुल्लिंग लेखिका, स्त्रीलिंग लोटा, पुल्लिंग कबूतरी, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए। जेठ जेठानी, भवदीय भवदिया, पाठक पाठिका, छात्र छात्रा, चूहा चूहिया, शिष्य शिष्या, श्रीमान श्रीमती, अभिनेता अभिनेत्री, सम्राट साम्राज्ञी, धोबी धोबिन, लाला ललाइन, भाग्यवान भाग्यवती। निम्नलिखित शब्दों को पुल्लिंग बनाइए। बबुआइन बाबू, श्रीमती श्रीमान, विधवा विदुर, रूपवती रूपवान, बुद्धिमती बुद्धिमान, पंडिताइन पंडित। आगे है, लिंग परिवर्तन करके आपको वाक्य को पूरा दोबारा से लिखना है। धोबी ने कपड़े धो दिए हैं, धोबिन ने कपड़े धो दिए हैं। मेरे जेठ बाहर गए हैं, मेरी जेठानी बाहर गई हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। निम्नलिखित के स्त्रीलिंग शब्द भरने हमें। मालिक का मालकिन, सेठ सेठानी, मंच पर कवि, और कवि का स्त्रीलिंग हो गया कवयित्री। सिंहासन पर राजा, और राजा का स्त्रीलिंग क्या हो गया, रानी। बैठे हैं सिंहासन पर राजा और रानी बैठे हैं। सही आपको उत्तर पर चिन्ह लगाना है। लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, ललाइन। नायिका का पुल्लिंग होगा नायक। शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका। बाजार पुल्लिंग का लिंग है, बाजार का पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग। तो आपका बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वचन। वचन भी क्या है, संज्ञा का विकार है। कि हमको बताया था कि संज्ञा है कि विकार है, वो तीन है, लिंग वचन और कारक। यानी जो संज्ञा है उनमें तीन कारणों से परिवर्तन आता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा हमारा है वचन। तो वचन क्या है, संज्ञा का वह लक्षण जो उसके एक या अधिक होने का बोध कराता है। वचन क्या है, संज्ञा का वह लक्षण जो उसका एक या अधिक होने का बोध कराता है। जैसे लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। यह किताब है, ये किताबें हैं, आंख और आंखें। तो इन चित्रों में लड़का किताब आंख ये तो एक का बोध करा रहे हैं, और लड़के किताबें और आंखें हैं वो अनेक का बोध करा रहे हैं। वचन के भेद, हिंदी में दो वचन दो हैं। हिंदी में वचन कितने हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान, हिंदी में वचन की पहचान है वो दो प्रकार से होती है। संज्ञा सर्वनाम के द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापिका ने कॉपियां एकत्रित की। मैं सो रहा हूँ, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम द्वारा किस तरह की, अध्यापक है वो पढ़ा रहा है, अध्यापिका ने कॉपियां एकत्रित की, मैं सो रहा हूँ, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। दूसरा है क्रिया के द्वारा, कि फूल खिल रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं। मजदूर काम कर रहा है, बालक स्कूल जा रहे हैं, साधु भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर रहे हैं और रहे हैं, यानी कि बहुवचन हो गया, और कर रहा है एक काम कर रहा है तो एक वचन हो गया। वचन से संबंधित कुछ नियम हैं जो ध्यान में रखने के हैं, कि वचन से जिनके बारे में पता चलता है। पहला है, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कि हम जब किसी को आदर या सम्मान प्रकट करते हैं तो हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आज पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पिताजी एक ही है, पिताजी के लिए आ रहा है नहीं प्रयोग किया, क्या किया, रहे हैं। नेताजी पूरी तरह देशभक्त थे, तो यहाँ पर थे प्रयोग किया। मेरे कक्षा अध्यापिका कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं,
तो यहाँ पर हमने आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उनका प्रयोग भी एक वचन में होता है। जैसे पुलिस, भीड़। अब पुलिस में सभी पुलिस आ गई, पुलिस आगे बढ़ती गई, लेकिन ये पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए इनको एक वचन में प्रयोग करते हैं। भीड़ चुपचाप नहीं बैठी। कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, जैसे प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। मेरे प्राण निकल गए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, आपके दर्शन नहीं हुए। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वृंत, वर्ग शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे गुरुजन, छात्रगण, कृषक वर्ग, शिशु वृंत आदि। कुछ संबंध कारक संज्ञाएं दोनों वचनों में एक समान होती हैं कि कुछ जो संबंध कारक संज्ञाएं हैं वो एक वचन और बहुवचनों में समान रहती है, जैसे नाना, दादा, चाचा, बाबा, पापा आदि। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, और जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। जैसे प्रेम हो जाता है, आम में मिठास है। कुछ शब्द हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे वर्षा, सत्य, व्यथा, चाय, घी, पानी आदि। अब है वचन परिवर्तन कि वचन कैसे बदलते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर अय करके, अकारांत यानी कि जिनका अंत किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, उन स्त्रीलिंग शब्दों में क्या करेंगे, ए के स्थान पर अय करके। गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, कमीज, कमीजें। तो जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें ही क्या होता है कि ए की मात्रा लग के और पीछे बिंदी लगती है। झील, झीलें, मांग, मांगे, टांग, टांगे, सड़क, सड़कें। अकारांत स्त्रीलिंग यानी जिनके अंत में क्या आ रहा है, आ, जैसे कथा, कविता। तो इनमें आ का के बाद में क्या कर देंगे, हम आय लगा देंगे। कथा, कथाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, गाथा, गाथाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, छात्र, छात्राएं, कला, कलाएं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देंगे। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें हम जब आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। लोटा, लोटे, बेटा, बेटे, लड़का, लड़के, भेड़िया, भेड़िए, मोटा, मोटे, बकरा, बकरे, पंखा, पंखे, तोता, तोते। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर, इकारांत यानी जिनका अंत किससे हो रहा है, ई से। निधि, निधियां, लिपि, लिपियां, शक्ति, शक्तियां, तिथि, तिथियां, विधि, विधियां, नीति, नीतियां, राशि, राशियां, जाति, जातियां। इसी प्रकार से जो इकारांत यानी कि जो बड़ी ई लगी हुई है जिनके अंत में, शब्दों के अंत में या लगाकर और जो बड़ी ई है उसको क्या कर देते हैं, हम छोटी कर देते हैं। नदी, नदियां, रोटी, रोटियां, मक्खी, मक्खियां, कुर्सी, कुर्सियां, देवी, देवियां, धोती, धोतियां, सखी, सखियां, डाली, डालियां। इसी प्रकार से जो उकारांत छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अय लगाकर ऊ बड़ा ऊ है उसको हम छोटा ऊ कर देते हैं। जो छोटा है वो तो छोटा ऊ रहेगा, लेकिन जहाँ बड़ा ऊ है उसको छोटा कर देंगे। धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, लू, लुएं। या को या करके गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चूहा, चूहियाँ, डिबिया, डिबियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, बंदरिया, बंदरियाँ। जन, जन, गण, जन, वृंत, लोक लगाकर। मुनि, मुनिजन, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, मंत्री, मंत्रीगण, हम लोग, छात्र, छात्रवर्ग, शिक्षक, शिक्षक वृंत, गुरु, गुरुजन, मित्र, मित्रवर्ग। बाकी का चैप्टर बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8th. In previous class we have started our 7th chapter in reading, and today we continue our class. With the funds, many institutions for higher education were set up. कि funds के साथ बहुत सारे higher education के संस्थान स्थापित किए गए. Most of these were to provide education in the English medium. और इनमें से जो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनके अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर शिक्षा दी जाती थी. मोरओवर इन 1844 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट कि 1844 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गवर्नमेंट जॉब वुड बी अवेलेबल, कि गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल होगी ओनली फॉर दोज, उनके लिए हु हैड बीन एजुकेटेड इन इंग्लिश, कि जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़े हुए
होंगे कि 1844 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जॉब उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त किए हुए होंगे। इन 1854 द गवर्नमेंट लेड आउट वुड डिस्पैच, 1854 में सरकार वुड डिस्पैच लेके आई, which aimed at creating a properly articulated system of education from primary school to the university। कि वुड डिस्पैच का उद्देश्य क्या था कि पूरी जो शिक्षा प्रणाली है लेके प्राइमरी स्कूल से और यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल ही एक कला के रूप में हो, एक योजनाबद्ध तरीके से हो। चार्ल्स वुड बिलीव दैट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस वर suitable for using as model for education in India। चार्ल्स वुड ये बिलीव करते थे कि ब्रिटेन के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है वो एक अच्छा मॉडल है भारतीय शिक्षा के सामने की। जैसे ब्रिटेन में एजुकेशन दी जाती है वैसे ही भारतीय लोगों को भी एजुकेशन दी जाए। ये देखिए, ये चार्ल्स वुड का फोटो है। द मेन फीचर्स ऑफ द डिस्पैच आर डिस्कस्ड, और जो मेन फीचर्स थे वुड डिस्पैच के वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यूजिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि वेस्टर्न एजुकेशन को के अंदर जो प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यूजिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोशन किया जाए, उसका विस्तार किया जाए एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए, कि इंग्लिश की इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यूजिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, की इंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन के लिए वो इंग्लिश मीडियम में हो। सेटिंग अप वर्नाकुलर स्कूल्स, की स्थानीय स्कूल स्थापित किए जाएं एट द प्राइमरी लेवल पे, एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेजेस एट द सेकेंडरी लेवल। और जो प्राइमरी स्कूल हों वो तो अपनी देसी भाषा में हो, लेकिन जो सेकेंडरी स्कूल हों और जो कॉलेज हों वो इंग्लिश मीडियम में हो। ऑफरिंग ग्रांट्स टू प्राइवेट स्कूल विच अपॉइंटेड क्वालिफाइड टीचर एंड ऑफर्ड ए प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ऑफरिंग ग्रांट्स टू प्राइवेट स्कूल, कि प्राइवेट स्कूल को पैसे जो ग्रांट होती है पैसों की उसके लिए ऑफर किया गया और उनके लिए कहा गया कि आप क्वालिफाइड टीचर अपॉइंट कीजिए और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की एजुकेशन बच्चों को दीजिए। सेटिंग अप यूनिवर्सिटीज़ मॉडल्ड ऑन लंदन यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटियों की स्थापना की जाए जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है उस मॉडल के आधार पे। गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू द सेटिंग अप ऑफ टेक्निकल कॉलेज फॉर वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, की जो इम्पोर्टेंस है टेक्निकल कॉलेज जो खोले जाने चाहिए, वोकेशनल मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो टेक्निकल कॉलेज है वो खोले जाने चाहिए। सेटिंग अप डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंसेस, कि सभी प्रोविंसेस में एजुकेशन के डिपार्टमेंट खोले जाएं टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, कि सभी राज्यों के अंदर सभी प्रोविंसेस के अंदर एजुकेशन के डिपार्टमेंट खोले जाएं, स्थापित किए जाएं ताकि वो शिक्षा के जो काम है उसको सुपरवाइज कर सकें और इनको फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड कर सकें। एस्टैब्लिशिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट, कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए और टीचरों को मतलब कि जॉब देने के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जानी चाहिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सर्व्ड एज ए यूनिफाइंग फैक्टर बाय गिविंग द इंडियंस ए कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन है वो प्रदान करता है भारतीयों को कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बोलचाल, आमतौर पे बोलचाल मतलब कि लोग वेस्टर्न एजुकेशन का जो उदय हुआ था भारत के अंदर, जो इंट्रोडक्शन हुआ था लोगों के साथ, वो कॉमन बोलचाल की भाषा से स्टार्ट होना चाहिए। मॉडर्न आइडियाज़ लाइक नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एक्सेट्रा वर इंट्रोड्यूस्ड, और मॉडर्न आइडियाज़ आए जैसे नेशनलिज्म है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, ये सारे यहाँ पे आए। मोरओवर
the teachers lost their freedom to decide what and how to teach the students as the colonial government prescribed the text. कि जो टीचर्स थे उन्होंने ये आज़ादी खो दी थी कि उन्हें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, जब औपनिवेशिक सरकार ने अपनी जो टेक्स्ट दिया या जो अपनी बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराई या जो अपनी शिक्षा की उन्होंने बताया कि आपको क्या शिक्षा देनी है, कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद जो भारतीय टीचर्स थे उनकी ये आज़ादी छिन गई थी कि उन्हें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है. मोर ओवर नॉट एवरेज स्टूडेंट कुड अफोर्ड एजुकेशन, और प्रत्येक विद्यार्थी एजुकेशन को अफोर्ड भी नहीं कर सकता था. अब है इंडियन रिफॉर्मर्स, कि भारतीय जो समाज सुधारक हैं. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन द इंडियन कल्चर वॉज दस नेग्लेक्टेड, कि जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन का उदय भारत के अंदर हुआ, यहाँ पे भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, उसका परिचय हुआ, वैसे ही भारतीय संस्कृति को नकार दिया गया, नेग्लेक्टेड कर दिया गया, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया. द स्टूडेंट्स लॉस्ट टच विद देयर कल्चर, स्टूडेंट्स अपनी संस्कृति से दूर जाने लगे. द इंडियन इंटेलिजेंसिया ऑल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और जो भारत के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने भी क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए इस नए एजुकेशन सिस्टम के ऊपर. दे एडवोकेटेड फॉर मोर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल, और उन्होंने लोगों को एडवोकेट किया कि भारतीय संस्कृति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने इसके लिए नेशनल लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का भी काम किया. राजा राम मोहन राय सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन एंड एस्टैब्लिश्ड, कि राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न एजुकेशन की को सपोर्ट किया और एस्टैब्लिश किया हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता इन 1817 विद डेविड हैरे, कि डेविड हैरे के साथ उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में. He also set up the Vedanta College which imparted both Indian and Western learning. उन्होंने वेदांता कॉलेज की भी स्थापना की जिसके अंदर दोनों ही लैंग्वेजेस में शिक्षा दी जाती थी, इंडियन में भी और वेस्टर्न शिक्षा भी दी जाती थी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अनदर रिफॉर्मर हु सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक अन्य समाज सुधारक थे जिन्होंने औरतों की शिक्षा को बढ़ावा दिया. ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग वाइल ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, उन्होंने नए नए तरीके निकाले शिक्षा देने के जब वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे. ये देखिए, ये पिक्चर है, एक में राजा राम मोहन रॉय हैं और दूसरे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं. एनी बेसेंट फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी विच ऑल्सो एस्टेब्लिश स्कूल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि एनी बेसेंट ने एक ऐसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जिसके अंदर स्कूल्स खोले गए बोथ लड़के और लड़कियों के लिए. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल हाई स्कूल वॉज ऑल्सो सेटअप अंडर हर इनिशिएटिव, कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी, जो सेंट्रल हाई स्कूल है, वो भी इन्हीं के प्रयासों से स्थापित हुई थी. I hope students you understand the chapter very well. You read it again for your knowledge, and we read the remaining chapter in next class. Thank you. Have a nice day. Morning 8th class. So let's start our today's math class. So next question of exercise 8.2 is 8th question in which Mitali हैज़ अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़. मिताली के पास 300 रुपीज़ है जो कि किसमें है, उसमें कॉइन्स में. कितने कॉइन्स है, उसको 1 कॉइन है, 1 का कॉइन है, 2 का और 5 का. ठीक है, 1, 2 और 5 के कॉइन्स मिला के उसके पास टोटल कितने 300 रुपीज़ है. डिनोमिनेशन द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स है मतलब जितने 2 के सिक्के हैं वो कितने टाइम्स है, इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स. 5 कॉइन्स के 3 टाइम्स है. ठीक है, तो हम क्या मान लेते, जिसके भी गिवन होता है हमारे पास तो उसी को मान लेते. तो लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स मतलब 5 के सिक्के कितने मान लेते हैं हम यहाँ पे x. अब कंडीशन क्या गिवन है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे अब यहाँ पे
3 टाइम्स ऑफ 5 कॉइन जो कि 3 टाइम ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ x। ठीक है, आगे क्या गिवन है अब द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है और ऊपर क्या था टोटल नंबर ऑफ रुपीज जो कि हमें नहीं चाहिए अभी तो यहाँ क्या लिखेंगे अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। ठीक है, हमने और 5 का लिख लिया 2 का लिख लिया, बचा किसका सिर्फ 1 का। वो क्या हो जाएगा 160 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तभी तो निकलेगा। तो नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 160 टोटल है, उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। मतलब कितना हो गया हमारे पास 160 और माइनस का 4x, ये क्या हो गया रुपीज 1 कॉइन। ठीक है, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन। अब क्या गिवन था नंबर ऑफ 5 कॉइन्स 2 कॉइन्स और 1 कॉइन्स, ये सब क्या आते हैं हमारे पास 300 रुपीज के इक्वल थे। तो यहाँ से लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या है यहाँ पे 300 क्या है हमारे पास रुपीज में, और हमें पता है कि एक डाटा किसके इक्वल होता है उसी के सिमिलर डाटा के इक्वल होता है। यहाँ पे ये 5x क्या नंबर है, और अगर हम इनको प्लस करके और रुपीज के इक्वल लिख देते क्या वो होगा वैलिड डाटा, क्या ये इक्वल होंगे, ये तो नंबर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल करके हम रुपीज लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे 5 रुपीज के कॉइन कितने हमारे पास x है, तो उसको रुपीज में चेंज करेंगे कितना होगा। अगर मान लो हमारे पास 2 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो रुपीज में कितने हो गए हमारे पास 2 तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, सॉरी 2 तो कॉइन्स मतलब सिक्के 2 हैं, तो रुपीज कितने हो गए 10 हो गए। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे किससे मल्टीप्लाई कर देते उसको 5 से, तो ऐसे यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा 5x बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना बन जाएगा कितने के कॉइन थे 2 के, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 ऑफ x, और ये कितने रुपीज के कॉइन थे 1 के, तो इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से सिंपली। ठीक है, अब हो गई ये रुपीज में किसके इक्वल हो जाएगा 300, क्योंकि हमें पता है जब भी हम इक्वेशंस को इक्वल पुट करते हैं तो क्या होना चाहिए डाटा सिमिलर होना चाहिए 300 रुपीज में, और ये सारे क्या थे नंबर में। ठीक है, ऐसे कंसिडर कर लो कि 2 रुपए के सिक्के आपके पास 6 है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू रुपए कितने होंगे सिक्के कितने 6, और हमें वैल्यू निकालनी कितने हुए तो कितने 2 × 6 तो कितना हो गया 12। तो नंबर कितना था 6 और किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी रुपीज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा 19 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 से होगा, यहाँ 2 से करा तो 6x हो गया, और यहाँ 1 से करेंगे तो सिमिलर। अब यहाँ ऐड करो 5x प्लस 6x 11x, और यहाँ से क्या है प्लस 160 और माइनस का 4x दैट विल बी इक्वल टू 300। 160 इधर जाके माइनस 11 माइनस 4 इज 7x इक्वल्स टू 300 में से 160 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 140। x किसके इक्वल हो जाएगा 140 अपॉन में 7 दैट विल बी इक्वल टू 20 हमारे पास क्या आ गया x, और पूछा क्या था हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, मतलब कि कॉइन पूछे सिर्फ रुपए नहीं पूछे कि कितने कितने थे हमारे पास। तो सिंपली क्या निकालना है x, तो 5 रुपीज के कॉइन हो गए हमारे पास 20, ये कितने हो जाएंगे 60, और यहाँ से 160 माइनस में 4 × 20 मतलब कि 80 कॉइन्स के आ गए हमारे पास 1 वाले। 1 कॉइन वाले कितने हैं हमारे पास 80 है, 2 कॉइन्स वाले हमारे पास 60 है, और 5 के कॉइन 20 नंबर्स में। ठीक है, ये नंबर पूछ रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 9th और 10th दोनों एक जैसे सही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं 10th करा रही हूँ। 10th है द न्यूमरेटर कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला फ्रैक्शन में जो होता है, और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज लेस देन, क्या है लेस देन है इट्स डिनोमिनेटर बाय इट्स आ गया वर्ड, तो मतलब कि क्या होता है हम उसी को x मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना है x, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा कितना है उससे 4 लेस है, तो मतलब x में से हम 4 माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है उससे डिनोमिनेटर से 4 लेस है। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब कि न्यूमरेटर को हमने इंक्रीज कर दिया 2 से, मतलब +2 कर दिया, और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दिया +2 कर दिया। ठीक है, यही होती है वैल्यू, न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो क्या बोल रहे हैं द रेशनल नंबर बिकम्स 5/9, तो उन्होंने बोला रेशनल नंबर जो है वो 5/9 बन जाता है, और उसके बाद हमें सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है, इनका रेशनल नंबर निकालना। तो यहाँ देखो x और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ नीचे तो यही रहेगा इक्वल्स टू 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। यहाँ क्या हो जाएगा 9x माइनस 18, यहाँ हो जाएगा 5x और प्लस का 10, इसको इधर ले आएंगे, और 18 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में कितना आ गया यहाँ से। अब हमारे पास 4x दैट विल बी इक्वल्स टू 28,
x किसके इक्वल आ गया यहाँ से 7। हमें निकालना क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया 7 और ये हो गया 3, मतलब कि नंबर क्या आ गया 3 और अपॉन 7, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ना कि डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 7, 3/7 रेशनल नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ बोर्ड वाले क्वेश्चन 11th और 12th दोनों सेम है, हम इनमें से एक क्वेश्चन करेंगे। सो 11th क्वेश्चन इज, नाउ 11th और 12th क्वेश्चन क्या है, बोट। तो 11th क्वेश्चन है, ए बोट गोज डाउनस्ट्रीम। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड होता है डाउनस्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब होता है कि हमें क्या जाना है, वाटर की डायरेक्शन में जाना है, और अपस्ट्रीम मतलब उसके अपोजिट जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में तो प्लस होता है स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड और किसकी, बोट की स्पीड, और उसमें अपस्ट्रीम में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन इतना याद रखना, हमेशा बोट की स्पीड में से प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अब आगे कि एक बोट जो है डाउनस्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स इन 5 आवर्स। अब डाउनस्ट्रीम में कितने टाइम में करती है, 5 आवर्स में, एंड व्हाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस है, ये भी याद रखना। तो डिस्टेंस क्या होगा वहां पे आगे जाके हम सेम कर देंगे। अपस्ट्रीम इन 5:1/2 आवर, अपस्ट्रीम में 5:1/2 आवर में करता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर, क्योंकि यहाँ से स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर हावर में है। उसके बाद इन्होंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है ऑलरेडी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 1:1/2 किलोमीटर पर हावर, जिसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से 3/2 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब अभी मैंने बताया था जब भी क्या होता है, अगर उसमें जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम में करते हैं। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है, प्लस होता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बोट की स्पीड में से प्लस या माइनस करते हैं, इतना याद रखना। तो पहले कौन सी स्पीड होगी, बोट की स्पीड, फिर उसके बाद 3/2। ठीक है, और अगर हम निकाले स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो वो क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 3/2। ठीक है, हो गया इतना। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से स्पीड आ गया हमारे पास, और डाउन स्ट्रीम में टाइम भी गिवन है। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से निकालना क्या है, डिस्टेंस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमें निकालना क्या है कि डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा। अब हमें पता है डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों इक्वल गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम गिवन है इक्वल, ऑलरेडी बोला था इन्होंने इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड है हमारे पास ये, और टाइम कितना है वहां पे 5 आवर्स, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे यहाँ पे इसमें स्पीड कितनी है, x - 3/2, और वो कितना था 5:1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 11/2 आ गया। अब यहाँ पे सिंपली इसको सोल्व करना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया 5x, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 11/2 ऑफ x माइनस में 33/4। ठीक है, अब क्या करना है, इधर ले आओ इसको, 5x - 11/2 ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस का 33/4 माइनस का 15/2। ठीक है, हो गया। यहाँ से क्या आ गया, एलसीएम 2 आ गया, यहाँ हो गया 10x माइनस का 11x इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम 4 माइनस का 33 एज इट इज, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ कर रही हूँ मैं माइनस का x, ठीक है, बाय 2, और दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो गया 63 माइनस का 63/4। इस 2 को इधर लेना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 63/4 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, 2 2 4, 63/2 आ गया हमारे पास क्या x। ठीक है, और ये क्या निकाला था हमें, बोट की स्पीड निकालनी थी, वो आ गई 63/2। उसको फैक्टर में करना है तो क्या कर देंगे 31.5 किलोमीटर पर हावर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, वहां पे बोट की स्पीड गिवन है और यहाँ स्ट्रीम की निकालनी x, तो वहां पे क्या होगा, जो बोट की स्पीड होगी उसी में प्लस करना है, उसी में से माइनस करना है, कोई चेंज नहीं करना। बोट की स्पीड हमेशा पहले होती है,
उसमें से हम स्ट्रीम की स्पीड माइनस या प्लस करते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आप देख लेना, सेम ऐसे उसके बाद यहाँ पे होगा, डिस्टेंस वहाँ पे इक्वल होंगे और उसी से मल्टीप्लाई करके आपको करना होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी discuss about the word problem of this chapter. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 8. Students, as you all know, we discussed about the noun clause and we discussed about the book exercise also, and remaining book exercises we will do in the revision portion, our revision portion. Now let's start with it. First is adverb clause. So let's start with the define of it. Now let's start with the define of adverb clause. An adverb clause is a subordinate clause that does the work of an adverb in a sentence. It modifies the meaning of a verb, an adjective or another verb in the main clause. It means when we are talking about a adverb clause के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं does the work of an adverb. वो सबॉर्डिनेट क्लोज जो एडवर्ब का काम करते हैं, जो ये मॉडिफाई करते हैं कि वो वर्ब है, एडजेक्टिव है या अनदर एडवर्ब है मेन क्लोज के अंदर. For example, I will explain you with the help of examples. You should visit the temple before leaving town. In this sentence, adverb phrase indicating when you should visit the temple. When you should visit the temple, कि तुम कब विजिट करोगे, ये हमारा adverb phrase है. Adverb phrase है ये before leaving town. Why? Because this is not indicating the full sense or meaning of the sentence. Okay, you should visit the temple before you leave town. ये adverb clause है क्योंकि इसमें हमें पूरा मतलब निकल रहा है, सेंटेंस का complete meaning निकल रहा है, ठीक है. Being sick, she remained at home. Being sick, she remained at home. In this sentence, this is adverb phrase. Being sick क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा. ओके, नेक्स्ट इज as she was sick, she remained at home. adverb clause. क्यों है ये adverb clause? क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है कि जब वो बीमार थी, ठीक है. अगेन वी आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ adverb phrase and adverb clause. मतलब जिसका कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है उसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज, और जो जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस मोर अबाउट फंक्शंस ऑफ एडवर्ब क्लोजेस. स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट हम एडवर्ब क्लोजेस के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने नाउन क्लोजेस के फंक्शंस रीड किए थे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम. एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम मीन्स होता है कि जब वो आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शंस while, after, when, before, since, whenever, till, as long as soon as. इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे हम कंजक्शंस के तौर पे इन सेंटेंसेस के अंदर, और ये बताएंगे कि वो कौन से समय पे, कौन से टाइम पे वो काम हो रहा है, और हम उस में फाइंड आउट करेंगे एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम. एग्जाम्पल इज़, हमने टाइम के बारे में पढ़ा है, ठीक है. जब हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब रीड किए थे तो हमने रीड किया था टाइम के बारे में भी. तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ टाइम इंडिकेट करना है, टाइम इंट्रोड्यूस करना है. ओके, एंड एग्जाम्पल इज़, वी शुड रीच द हॉल बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिनस. तो इसमें टाइम को इंडिकेट किया है कि हमें कब पहुँचेंगे हॉल में, जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. नाउ एडवर्ब क्लोजेस ऑफ प्लेस. एडवर्ब क्लोजेस ऑफ प्लेस में क्या करना है, हमें ये बताना है, वो कंजक्शंस यूज़ करेंगे हम जो कि
प्लेस को इंडिकेट करते हैं, वेयर, whenever, वेयर इन, दे आर द कंजक्शंस वी आर गोइंग टू यूज फॉर प्लेस. ओके. नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोजेस ऑफ पर्पस. पर्पस यानी कि किस काम के लिए, कौन से काम के लिए हमें ये कंजक्शंस यूज़ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, नोट डाउन माई एड्रेस लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट. कौन से, किस पर्पस के लिए हमें एड्रेस नोट किया है कि आप भूल ना जाओ. और कंजक्शंस कौन से यूज़ करेंगे हम इसके लिए, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट. ओके. नेक्स्ट इज़ फॉर एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कॉज और रीज़न. हमें किस रीज़न के लिए, रीज़न कोई काम होता है ना, हमें जब हम वाई यूज़ करते हैं, बिकॉज, वाई, सिंस, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं कंजक्शंस को हम. सो वी आर हैविंग एग्जाम्पल ऑफ ऑन दिस, सिंस, बिकॉज, एज वी आर यूजिंग फॉर रीज़न और कोज. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है कंडीशन. एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंडीशन. कंडीशन क्या होती है, आपको पता है कि ये नहीं तो ये हो सकता है. तो उन चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम कौन से कंजक्शंस यूज़ करेंगे, इफ़, वेदर, अनलेस, इन केस, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोजेस ऑफ रिजल्ट. और जब हमें किसी चीज़ का सेंटेंस में रिज़ल्ट पता चलता है, रिज़ल्ट मतलब क्या होता है, जब हमें उसका पूरा कंक्लूजन मिल जाता है, तो हम कौन से सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेस यूज़ करेंगे, या कंजक्शंस को यूज़ करेंगे, दैट, विच मे बी प्रोसीडेड बाय, सो और सच. दैट, सो, सच, इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को. हम इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें दो सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. नेक्स्ट इज़ फॉर कंपैरिजन. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जब हम दो चीज़ों को एक समान से देखते हैं कि भाई ये इससे ज़्यादा अच्छा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एज, देन. ये हमने कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज़ किया था, देन कंपैरिजन के लिए. नेक्स्ट इज़ फॉर कंसेशन. कंसेशन मीन्स कि हमें ये पता चल जाए कि भाई थोड़ा कम हो सकता है या नहीं. ठीक है. कंजक्शंस कौन से यूज़ करेंगे हम, दो, ऑल्दो, नॉट विद स्टैंडिंग, दैट, इवन इफ, इवन दो. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, for class 8 we have already started the chapter number 9. So continuing that chapter, let us start. सो स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये राजा विक्रमादित्य की स्टोरी है कि वो किस तरह से जजमेंट देते थे, ट्रू जजमेंट होता था और दोनों ही विक्टिम जो है उसको एग्री करते थे. तो उसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं. तो किस तरह से जो है नेक्स्ट जब राजा ने देखा कि वो बच्चा किस तरह से जजमेंट दे रहा है, तो उसकी फेमस को सुन के उसने क्या किया, वो जो है टीले से जो है नीचे खुदवाकर उसने जो है वो सिंहासन वहां से निकाल लिया जिस पर विक्रमादित्य बैठता था. तो जब उसने 3 दिन के बाद पूजा करने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि हाँ अब मैं इस पे बैठूंगा, तो वहां से एक एंजल निकल के वो कहती है कि जो है आप इस लायक नहीं हो, आप और 2-3 दिन पूजा कीजिए, उसके बाद देखिए जो है इस पे बैठने की हिम्मत कीजिएगा. तो अगेन वो फिर करता है. तो आगे देखते हैं, द किंग अगेन ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रेयर फॉर 3 days. अब राजा ने जो है दोबारा से जो है फास्ट और प्रेयर की 3 दिनों के लिए, एंड देन वेंट टू सिट ऑन द थ्रोन, और फिर उस सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हुआ. बट दिस टाइम अनदर एंजल प्रिवेंटेड हिम. और इस बार दूसरी जो है एंजल थी, उसने जो क्या किया, उस चीज को सिंहासन को बचाया. हैव यू नेवर विश टू वॉन द रिचेस्ट ऑफ अदर्स. तो यहाँ पे क्या कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसा विश नहीं किया कि तुम औरों से सबसे ज्यादा अमीर बनो. अगेन द किंग हैड नो आंसर. और इस बार भी राजा के पास कोई जवाब नहीं था. फॉर ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन सो ऑन सो मैनी ओकेजन्स, कि उसने जो है बहुत कुछ किया हुआ है जो है ओकेजन्स पे. तो द सेकेंड एंजल ऑल्सो सजेस्ट हिम टू प्यूरिफाई अगेन एंड
फ्लू अवे। तो जो सेकेंड एंजल थी उसने भी उसको कहा कि तुम अपने मन को शुद्धि करो, प्रेयर करो, फास्ट करो और उसके बाद फिर बैठने की कोशिश करना। 10 Whenever the king tried to sit on the throne, इस तरह से जब भी राजा ने कोशिश की उस सिंहासन पर बैठने की, an angel would ask him a question to which the king had no answer. हर बार जो है एंजल ने एक जो है प्रश्न पूछा राजा से जिसका कि राजा के पास कोई जवाब नहीं था। एंड द एंजल वुड फ्लाई अवे, और इस तरह से वो एंजल ये प्रश्न पूछकर उड़ जाती थी। एट लास्ट, आखिर में ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट, और आखिर में सिर्फ एक एंजल बची थी। फॉर द लास्ट टाइम, आखिर समय में द किंग वेंट टू सिट ऑन द थ्रोन, और जब जो है राजा सिंहासन पर बैठने गया, दिस टाइम ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और इस वक्त वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है आगे आया। दैट ही हैड प्यूरिफाइड हिमसेल्फ कंप्लीटली, कि उसने अपने आप को पूरी तरह से जो है शुद्ध बना लिया है, यानी कि इस लायक बना लिया है कि वो सिंहासन पर बैठ सके। When he was about to sit, जब वो बैठने के लिए आगे बढ़ा, on the throne, उस सिंहासन पर, the last angel stopped him and said, और लास्ट वाले एंजल ने उसको रोका और कहा, ओ किंग, इफ यू रियली थिंक दैट, अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि यू हर्ट इज अ प्योर एज अ चाइल्ड, कि तुम्हारा जो मन जो है वो इस तरह से पवित्र है जैसे कि एक बच्चे का मन होता है, देन यू आर वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, तो आप जो है इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो। नो, सेड द किंग सैडली, नहीं, किंग ने बहुत ही दुखी मन से कहा, आई एम नॉट वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, नहीं, मैं जो है इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हूँ। At this, the last angel also flew away carrying the judgment seat on his shoulder. और जब लास्ट वाली एंजल को ये चीज सुनने को मिली राजा से, तो उसने क्या किया, वो जो है उस सिंहासन को अपने शोल्डर पर रखकर सिंहासन के साथ ही उड़ चली, गायब हो गई। तो ये जो है उसमें 21 टोटल थी एंजल्स थी। तो इस तरह से हर एंजल्स ने राजा से क्या किया, क्वेश्चन पुटअप किया, और क्वेश्चन पुटअप करने के बाद राजा को लगा कि हाँ वो जो है इस लायक नहीं है, और अगेन उसने अपने प्यूरिफाई करने के लिए 3 डेज, ईच एंजल्स ने उसको 3 डेज के लिए बोला कि तुम प्रेयर करो और जो है फास्ट करो और उसके बाद फिर सिंहासन पर बैठना। तो इस तरह से व्हाट हैपेंड, अगेन एंड अगेन राजा ने जो है इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए, और जो लास्ट वाली एंजल थी उसने क्या कहा कि क्या तुम्हारा मन एक बच्चे की तरह पवित्र है, देन अगर नहीं है तो फिर आप बताइए। तो बोला कि अगर आपका बच्चे की तरह जो पवित्र है तो आप जो सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तो दिस वे, उसके बाद राजा ने फिर उसे कहा सडनली उदास होकर कि नहीं, मेरा मन जो है बच्चे की तरह पवित्र नहीं है। तो उसकी लास्ट में ये बात सुनकर के जो है एंजल क्या कहती है कि ठीक है, और वो उसको लास्ट वाली एंजल अपने शोल्डर्स पे जो है उसको उठा के सिंहासन को वहां से चली जाती है। तो इसलिए जो है उसके बाद ये लगता है कि जो है राजा विक्रमादित्य की जो सीट है वो हमेशा के लिए चली जाती है और वो वहां पे नहीं मिलती। सो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, एज यूजुअल आप जो है इसका वर्ड मीनिंग देखिए। वर्ड मीनिंग देखने के बाद इसको जो है हेल्प लीजिएगा डिक्शनरी की, आपको डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए। एंड उसके बाद क्या है कि आप इसका जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे उसको अंडरलाइन कीजिए, कॉपी में राइट कीजिए, और एज यूजुअल जैसे मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, today's session I Priyanka ma'am revise you some daily uses sentences that you have to use in your daily routine. Okay, so let's start. Student, today's sentences are मुझे एक किताब दी जाएगी. Student, that sentence is in future tense, so you have to use will be or shall be. I will be given a book. स्टूडेंट, आपको एक तो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और आपको सबसे पहला है कि सेंटेंस पता होना चाहिए ताकि आप उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है
वो अच्छे से यूज कर सकूं। तो मुझे एक किताब दी जाएगी, दैट इज फ्यूचर टेंस, आई विल बी गिवन ए बुक। नेक्स्ट वन इज दूर ले जाओ, टेक अवे। नेक्स्ट वन इज बच्चों को बाहर भेजा गया, चिल्ड्रंस वर सेंट आउटसाइड। जैसे कुछ डिस्कस करते हैं पेरेंट्स, जो बड़े लोग होते हैं, तो उसमें बच्चों को वो क्या बोलते हैं कि इनको बाहर भेज दो या साइड में बिठा दो। तो चिल्ड्रंस वर सेंट आउटसाइड, ताकि वो लोग इंटरफेयर ना कर सके उसमें। नेक्स्ट वन इज किताबें छापी जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। बीइंग का मतलब जो प्रोसेस हो रही है, मीन्स ये प्रोसेस चल रही है, तो इसलिए हमने बीइंग का यूज किया यहाँ पे। आज तुम सुंदर लग रही हो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। स्टूडेंट, दैट सेंटेंस यू यूज इन योर मदर टीचर, फॉर योर मदर टीचर्स। ओके, जब वो कोई प्रॉपरली ड्रेसअप होती हैं तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। एल्डर सिस्टर को भी इस तरह से बोल सकते हैं, तुमने मेरी बहुत मदद की, यू हेल्प मी ए लॉट। आप किसी प्रॉब्लम में और कोई आपका फ्रेंड या मदर फादर जो है आपकी हेल्प करते हैं, तो आप उसको इस तरह से थैंक यू कर सकते हैं, यू हेल्प मी ए लॉट। नेक्स्ट वन इज तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। जनरली ये क्वेश्चन आपके घर कोई गेस्ट आता है या कोई भी जिससे फर्स्ट टाइम इंट्रैक्शन करते हैं, तो इस तरह के जनरली क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, इन विच क्लास यू डू यू रीड, इस तरह से। व्हाट इज योर एज, इस तरह भी बोल सकते हैं इसको, हाउ ओल्ड आर यू और व्हाट इज योर एज, दोनों सेम सेंटेंसेज हैं। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। सम टाइम आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, वो आप उसको विदा कर रहे हैं, तो आप उससे बोलते हैं सी यू अगेन, मीन्स फिर मिलेंगे। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ आपस में मन में बड़बड़ा रहे हो, आपसे कोई पूछते हैं क्या हुआ, तो आप रिप्लाई कर सकते हो नथिंग एल्स, कुछ नहीं। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। ओके, तो इसमें इस तरह से जैसे कोई आता है या मदर या फादर है कहीं जा रहे हैं, व्हीकल घर पे नहीं है, तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ विल यू गो, कि आप या तुम कैसे जाओगे। ओके, तो स्टूडेंट ये सेंटेंसेज है जो आपको अपने डेली रूटीन में यूज करने हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कब यूज करना है। ओके, और आप अपने जो यंगर सिस्टर और ब्रदर है उनको भी इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में स्पीक करके बता सकते हैं। ओके, Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. Here class is 6 to 8 and today's topic is MS PowerPoint. Student, in previous video we completed 39 question and next question is 40. What is text formatting? Student, text formatting का मतलब होता है किसी भी प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स होते हैं उसमें कोई टेक्स्ट हमने राइट किया, उसका कलर चेंज करना, साइज चेंज करना है और उसके फॉन्ट के टाइप को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू मेक ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। फर्स्ट आप ओपन करेंगे पावर पॉइंट को, देन सेलेक्ट न्यू स्लाइड एंड राइट द कंटेंट इन दैट स्लाइड and then complete the slide, then select again new slide and go to home menu bar. न्यू स्लाइड के लिए हमें किस पे जाना है, होम मेन्यू बार पे, और फिर उसके बाद जो न्यू स्लाइड है वो हम नेक्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अगेन उसमें कंटेंट राइट करेंगे और फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। जितनी आपको स्लाइड बनानी है आप बना सकते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन इजीली बन जाएगी। नाउ आई गिव यू ए टॉपिक टू मेक ए प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप अपने स्कूल पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किसी अदर कंप्यूटर सिस्टम पे, इंटरनेट पे, इस तरह से। अगर आपको जो प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर की है उसमें आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप डिजाइन मेन्यू बार में जाएंगे और आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन योर स्कूल, माई स्कूल, लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट स्लाइड होगी प्रेजेंटेशन की, उसमें यू हैव टू राइट योर स्कूल नेम।
नेम ऑफ द स्कूल एंड लोकेशन मीन्स उसका एड्रेस की कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको इस तरह से राइट करना है। ओके, यू राइट लाइक दैट MLP ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड अदर वन इज, इस तरह से राइट कर सकते हो माई स्कूल MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपको स्लाइड में जो है टेक्स्ट राइट करना है। इफ यू वांट टू चेंज एनी कलर you can easily change the color by clicking on home menu bar and select any colors and type of font. Okay, when you make your school presentation you can add the following points. First one is name of school, next one is facilities in your school, branches of your school, culture, activity, result of my school. नेम में आपको अपने स्कूल का नेम राइट करना है। फैसिलिटी मीन्स आपके स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल AC buses and water cooler facility like that. Okay, and big playground. इस तरह से आप अपने स्कूल की फैसिलिटी राइट कर सकते हैं। ब्रांचेज ऑफ माई स्कूल, इसमें आप अपने स्कूल में जितनी भी ब्रांचेज हैं, MLP वर्ल्ड स्कूल तिजारा, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा एंड MLP सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेश्वरी। तो इस तरह से आप अपने स्कूल की ब्रांच को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटी में आपके स्कूल में जो जो एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग, पेंटिंग, कॉम्पिटिशन्स, ये राइट कर सकते हैं आप। कॉम्पिटिशन्स के लिए एकेडमिक एक्टिविटी आएगी और यहाँ पे कल्चर में आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में आएगा। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट ऑफ माई स्कूल, आपके स्कूल का रिजल्ट किस तरह का आता है आप उसमें इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग और जो फोटोज वगैरह होती हैं चिल्ड्रंस की, इस तरह के पैम्पलेट भी लगा सकते हैं आप इसमें। ओके, और जो कल्चर एक्टिविटी इसमें भी डांस वगैरह की जो फोटोज है वो पेस्ट कर सकते हैं। ओके, स्लाइड में। स्टूडेंट इफ यू वांट टू चेंज योर टॉपिक यू कैन मेक प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आपको टॉपिक्स लेने, डेफिनेशंस, फुल फॉर्म, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, इन सभी को एक्सप्लेन करना है एक 1 by 1 स्लाइड में। एप्लीकेशंस मीन उसके यूज कहाँ है, डिवाइसेस कौन कौन सी है। नेक्स्ट में आपके पास इंटरनेट में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस कंपनी ने उसको डेवलपमेंट किया था उसका नेम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है उसकी, सर्विसेज क्या है, और ISP जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर करने वाले हैं उनके नेम राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास ऑप्शंस है कि आप इन तीनों टॉपिक में से किसी एक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है, व्हाट इज पावर पॉइंट एंड मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको कोई भी टॉपिक गिवन होगा, आप उसमें 5 स्लाइड या 6 स्लाइड जितनी आप बना सकते हो उतनी स्लाइड बनानी है आपको प्रेजेंटेशन के लिए। जो स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए तो मे बी प्रॉब्लम ना हो, बट जो न्यू स्टूडेंट है और 6th क्लास के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक में भी जो है बनानी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। A very delightful morning to all my dear student of class 8th. This is Vinita ma'am. Student, as you know that we are doing the revision work. So to continue that, we are going to discuss chapter 7th, long question answer. So let's start its today's session class content. Student, today we will revise the long question answer that contain the part 4th. Here we have long question first. In this the first question relates to the what are the biosphere reserve and what are the objective of setting up a biosphere reserve. तो biosphere reserve क्या होते हैं, इन प्लस में उसके objectives क्या होते हैं, we have discussed these. Okay, now the answer is a large area of protected land for the conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of tribals living in the area is called biosphere reserve. बायोस्फीयर रिजर्व देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें कि प्रोटेक्टेड लैंड होती है वो, ठीक है, लैंड जैसे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं जो उन्हीं को प्रोटेक्शन अंडर प्रोटेक्शन रख लिया जाता है।
बिकॉज फॉरेस्ट पर किसी का आप कह सकते हो कब्जा नहीं, कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया को, लैंड को अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है। एंड प्लस में वहाँ के जितने भी वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, या फिर जितनी भी ट्रेडिशनल लाइफ होती है ट्राइबल्स की, उन सबको अपने अंडर केयर में रखती है एंड प्लस में वहाँ की देखभाल करती है। सो दैट एरिया वी कैन से दैट इट इज द बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स आर, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या होता है, टू कंजर्व डाइवर्सिटी। मेन फर्स्ट ऑफ द टॉपिक इज ये है कि हम डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। डाइवर्सिटी यानी जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल्स की, उसको कंजर्व करके रखना। टू प्रमोट रिसर्च एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड अदर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। और सेकेंडली क्या है कि उसका जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है, अगर सपोज दैट स्टूडेंट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट एनी काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल, तो वो हम एट प्रेजेंट के लिए तो रहता ही रहता है, साथ में प्लस में हमारे जितने भी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसे नहीं देखा होगा। अगर वो खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो नो वन फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन केम टू सी इट ना, तो कोई देखने तो आ नहीं रहे हैं वो, तो उनको मतलब दिखाने के लिए और एज अ अपनी अब धरोहर जिसे बोलते हैं ये, कि मतलब पूर्वजों की संपत्ति लाइक दैट ऑल, तो इस तरीके से हमें उसको सेव करके रखना चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट, कि अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखें तो उसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी होता है। सपोज दैट अगर इन्वायरमेंट में से कोई एक भी प्लांट या एनिमल को रिमूव कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि मतलब एनिमल फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा? यस स्टूडेंट, दिस ऑल कैन बी हैपन। ओके, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप सोच रहे हैं कि प्लांट को अगर हटा देंगे तो उससे कौन सा फूड चेन डिस्टर्ब होगा? उससे फूड चेन तो नहीं डिस्टर्ब होगा, बट उस प्लांट से मिलने वाले जो हमें हर्ब्स हैं और भी बहुत से वैल्यूएबल आइटम्स हैं जो हमें उन प्लांट से मिलता है, तो वो हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से एक एक चीज़ों से भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपको टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। और सेकेंडली क्या है कि जो एजुकेशन में जो हम चीज़ें बहुत हम वी आर नॉट गोइंग इन द फॉरेस्ट टू स्टडी। हम जंगल में नहीं जाते, बट स्टिल जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, दे गो देयर एंड दे स्टडी। वहाँ पे जाकर वो स्टडी करते हैं, तब ये जो कंटेंट हम साइंस में, एसएस में, व्हाटएवर द थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, हम अपना पढ़ते हैं जो भी कंटेंट, तो वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें? हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस, इन सब चीज़ों से ही मिलती है। ये कोई ऐसा नहीं है जो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू दैट। तो इसीलिए कोई भी चीज़ें अननेसेसरी नहीं होती है। इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो फालतू ही है, एम ही पड़ी हुई, लाइक नो, ये किसी ना किसी चीज से रिलेशन है हर चीज का। सो वी कैन से दैट वी शुड कंजर्व द बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अवर इकोलॉजिकल वॉट एवर द एक्सपेक्ट आर देयर। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर वैल्यूएबल फॉर अर। नाउ द क्वेश्चन 2 इज रिलेट टू द शॉर्ट नोट ऑन द प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट बताना है। सो स्टूडेंट, द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर। एक गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की उसे हम प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं। इन अप्रैल 1973 में ये लॉन्च हुई थी। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या था इसका? तो ऑब्जेक्टिव वाज ऑफ दिस स्कीम वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। मेनली क्या हमें इम्पैक्ट किस चीज पर डालना था? वी हैव टू कंजर्व द पॉपुलेशन। हमें जो टाइगर की पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है उसके बारे में ध्यान रखना था। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और इट इज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। और कुछ काफी हद तक अगर हम बात करें तो ये सक्सेसफुल भी रहा। उनकी हैबिटेट्स को ध्यान में रखते हुए जो चीजें जहाँ पर एनिमल्स रह रहे हैं, वो टाइगर रहते हैं, उनका सर्वाइवल कैसे है, केयर करके उनके मतलब उनके किस ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही है, तो उसको हटा करके रिमूव किया गया। एंड वी हैव रीस्टोर देयर नंबर्स। तो हमने काफी हद तक उनके जो पॉपुलेशन खत्म हो रही थी उस पर कंट्रोल पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। मेजर कारण क्या है कि वाइल्ड लाइफ की जो मतलब खत्म होते जा रहे हैं? फर्स्ट है कि किलिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर मीट, स्किन, अदर बॉडी पार्ट्स। जानवरों को उनके अदर बॉडी पार्ट्स के लिए, उनके स्किन के लिए, इन सब के लिए मार दिया जाता है। क्लाइमेटिक चेंजेस हैं कुछ, ग्लोबल वार्मिंग भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। बहुत सी स्पीसीज हैं जो इसको अडेप्ट नहीं कर पाती हैं। पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड।
जो पोल्यूशन है एयर वाटर और लैंड पर होता है उसकी वजह से भी हमारे बहुत से प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। क्योंकि एयर वाटर और लैंड ये तीनों ऐसी बेसिक नीड कह सकते हो आप। रहने के लिए एक जगह भी चाहिए उन्हें, एयर भी चाहिए ब्रीथ करने के लिए, वाटर पीने के लिए। तो ऑल दी जो चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल दिस जो है स्टूडेंट, इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन फॉरेस्ट लैंड आर क्लियरिंग। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से फॉरेस्ट लैंड भी क्लियर किया जा रहा है, तो ये भी रीज़न है कि वाइल्ड लाइफ खत्म हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे आपके वाइल्ड लाइफ में मतलब सॉरी डिजास्टर में आपके अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ये इनकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ रिडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इट रिलेट्स टू द पेपर रिसाइकलिंग। पेपर रिसाइकलिंग क्या होती है डिफाइन करना है, एंड हाउ डज इट हेल्प टू सेव इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने में वो किस तरीके से हेल्पफुल होती है। पेपर रिसाइकलिंग इट इज अ प्रोसेस इन विच अ पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स। एक पेपर रिसाइकलिंग है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि 5 to 7 टाइम्स जो पेपर है उसको रिसाइकल किया जा सकता है, और इट इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ ट्रीज। ये पल्प ऑफ ट्रीज से बनता है। इट सेव्स एनर्जी को सेव करता है, वाटर जो भी चाहिए होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उसको बचत में होती है अगर हम पेपर को बार बार रिसाइकल करते हैं तो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो पेपर लगता है मैन्युफैक्चरिंग में जो पानी लगता है वो कम होता है, और कुछ हार्मफुल केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है उसको बनाने में, तो वो भी खत्म होने से बचता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट नोट राइट करना है IUCN पे और उसकी कैटेगरीज बतानी है। देखिए वो कैटेगरीज जो IUCN में लिस्टेड है, मींस रेड डाटा बुक वगैरह में। तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसको बोलते हैं। ये एक ट्रैक बना के रखता है, एक रिकॉर्ड बनाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्टेटस। वो स्पीसीज का स्टेटस रखता है, रिकॉर्ड रखता है जो पूरे वर्ल्ड में इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती हैं। ओके, आइडेंटिफाई करता है, कैटेगराइज करता है उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन करके कि कौन से प्लांट और एनिमल्स को किस कैटेगरी में रखना है, और कितने पॉसिबल जो चीजें हैं, पॉसिबिलिटीज हैं करके उनको खतरे से बाहर लाया जा सकता है। मीन्स जो उनको आप कह सकते हो कि हैबिटेट वगैरह से रिलेटेड या फिर कुछ भी अदर चीजें, जैसे लोग हंटिंग वगैरह करते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको रिमूव करके उन सारे फैक्टर्स को तब इनकी चीजों को मतलब कंट्रोल में किया जा रहा है, इनकी पॉपुलेशन को इनको बढ़ाया जा रहा है। ओके, और कैटेगरीज जो हैं कैटेगरीज हैं आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज। इन 3 को इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है किस तरीके से कितनी स्पीसीज आएंगी उसको IUCN ने एक बुक में मेंटेन करके रखा है। So student, these were your long question answers of this chapter number 7 that we have revised in this video. So I hope you will learn it very carefully and revise it for your best preparation of S7. Take care. Goodbye.